नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें लगभग जो आपको रहेंगे 4000 पद अभी आए हुए हैं। ठीक है, इन पदों पर भर्ती होने वाली है। आपके ऑनलाइन फॉर्म भी आ जाएंगे दिसंबर में और फिर आपकी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें की नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवा के रखें, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे पुलिस भर्ती से पहले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बहुत बेसिक हो जाती है। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, किस किस कैटेगरी में किस किस को क्या क्या बनवाना है, जैसे कि SC ST OBC जनरल, किन को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इस वीडियो में मैं ये सब जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ कुछ लोगों को ये भी डाउट हो रहा था कि SAF क्या होता है, DEF क्या होता है, रेडियो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से पल पल अपडेट के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स की आगे आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये हम समझते हैं। तो अगर हम देखिए, सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात ना करके चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की, ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, शेड्यूल ट्राइब को डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सबसे पहले 10वीं, आप या फिर 10वीं पास हैं तब भी चलेगा, 10वीं 12वीं या 10वीं 12वीं का जो है आपका 12वीं की ज़रूरत नहीं है, हालांकि 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास या फिर इसका सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक है तो चलेगा आपका। इसी के साथ अगर बात करें 8वीं भी अगर तो है तो भी चलेगा। अगर आप 8वीं पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ याद रखना है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है क्योंकि उन लोगों का क्वालिफिकेशन कम करके रखा है, 8वीं करके रखा है। और बाकी जो है, बाकी जितने भी SC ST OBC ST नहीं, SC OBC और जनरल, तो सबके लिए 10वीं पास है। ठीक है, 10th पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्पेशली ST को छूट दी गई है। वहीं अगर हम बात करें कि आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है आप लोगों के पास, क्योंकि आधार नंबर उसमें एंटर होगा जब आपका फॉर्म भरा जाएगा। आधार में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर का नेम, सारी चीज़ें करेक्ट करवा लें। अगर एड्रेस गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नाम, पिताजी का नाम और आपकी जन्म तिथि, ये तीन चीज़ें बिल्कुल करेक्ट सही होना चाहिए। तो आपका आधार कार्ड भी करेक्ट करा लें अगर नहीं है तो, मूल निवासी। और अभी फ़िलहाल फॉर्म भरने के लिए आपका आधार नंबर चल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो फिर ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ों की, है ना, करेक्ट कराना ही पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें, आपका रोज़गार पंजीयन होना ज़रूरी है। तो ST कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम सभी की, तो यहाँ पर आपको रोज़गार पंजीयन कराना, PEB द्वारा रोज़गार पंजीयन होता है MP ऑनलाइन द्वारा। तो आपको ऑनलाइन ही रोज़गार पंजीयन हो जाएगा, किसी रोज़गार कार्यालय वगैरह में कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑनलाइन वाले के पास जाएंगे तो वहाँ पर रोज़गार पंजीयन आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से आप फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से पंजीयन भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास ST कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, शेड्यूल ट्राइब का। और सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास डिजिटल वाला होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो डिजिटल वाला ज़रूर बनवा लीजिए, जो ऑनलाइन शो करता है वो वाला होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट आजकल ज़रूरत पड़ती है, जिनके पास नहीं है अभी आपके पास बहुत समय है, आप लोग बनवा लीजिए। तो ये बात हमने कर ली शेड्यूल ट्राइब की। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो अगर हम बात करें SC कैटेगरी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो देख सकते हैं आप, SC कैटेगरी को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 10वीं की मार्कशीट की, क्योंकि यहाँ पर 8वीं आप लोगों के लिए अलाउ नहीं है। 10वीं आपको पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। तो 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अपलोड होंगे जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। उसके बाद आप लोगों के पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी कलेक्ट्रेट ऑफिस आपके आसपास होगा, तहसील ऑफिस होगा, ठीक है, जहाँ भी आप जाके कलेक्टर ऑफिस या तहसीलदार के पास तहसील ऑफिस होगा, वहाँ आप जाएंगे तो बाहर काफ़ी लोग बैठे होते हैं, उन लोगों को आप 100-200 रुपये देंगे तो बना देंगे। बाकी आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करके भी बनवा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है, ये होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों के पास भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड में आप अपने सारे करेक्शन सही रखेंगे। और उसके बाद रोज़गार पंजीयन भी आपका उसी प्रकार से MP ऑनलाइन से होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा SC का।
और एससी के कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको यहाँ पर डिजिटल वाला चाहिए होता है। डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा आप लोगों का, जो ऑनलाइन शो करेगा, वो वाला सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी वाले थोड़े से यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखिए, ओबीसी को भी 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ हो, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बनवाना है, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। आधार कार्ड भी आपको चाहिए पड़ेगा, रोजगार पंजीयन भी चाहिए पड़ेगा। और अब आपके सामने यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। एक तो आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास ओबीसी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओबीसी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और ओबीसी की कुछ जो छूट रहती हैं वो आपको आगे नहीं मिलती हैं इसमें। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं ओबीसी के, आपको इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपकी इनकम जो है आपके अकॉर्डिंग सही है, कम है, तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट से आप नॉन क्रीमी लेयर प्रूफ हो जाएंगे, और आपको जो है ये सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट तो चाहिए ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बाकी कैटेगरी से आप लोगों के लिए अलग है थोड़ा सा, इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा। फिर अगर हम बात करते हैं, एक और कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। हम बात करें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जनरल कैटेगरी वालों का रिजर्वेशन है। अगर हम इसकी बात करें कि जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, देखिए बाकी कैटेगरियों को तो अपने अपने कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है, लेकिन जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, आप भी रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो अगर हम इसको कहें कि ये जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन है, ठीक है। अब आप आज के टाइम पर अब सभी कैटेगरी को रिजर्वेशन मिल चुका है, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, तो सभी को रिजर्वेशन है। तो आप लोगों में कोई भी मतभेद नहीं होगा, आई होप। तो आप सभी को बराबर हो गए हैं। तो ईडब्ल्यूएस का आप सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कैसे आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये 10th की मार्कशीट आपको बहुत ज़रूरी है, और इसमें साथ में आपको, या फिर अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। वहीं हम बात करें, मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और रोज़गार पंजीयन भी आप करवाएंगे जिस प्रकार से बाकी कैटेगरी वाले करवा रहे हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो अलग है यहाँ पे, आपका ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके किसी भी कलेक्टर ऑफिस में बन जाएगा, या फिर ऑनलाइन अप्लाई भी होता है, तहसीलदार के पास भी हो जाता है। तो आप आसपास जाके इसको पता कीजिए, फटाफट आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन कर रखा है, तो ये रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए। अगर हम बात करें जो ईडब्ल्यूएस से नहीं भरना चाहते हैं, नॉर्मल रहना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए है ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जनरल के लिए। तो देखिए, जनरल के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें तो आप लोगों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। मूल निवासी सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं, वो बनवाइए आप। और वहीं आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड नंबर है अभी, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी वहाँ पर जो आपके डिटेल लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, फादर का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये आप लोगों को करेक्ट भी करवाना है। आगे चल के जब आपका वेरिफिकेशन होगा ना, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी तो आपका आधार नंबर यूज़ होकर फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आधार कार्ड नहीं भी बनाए तो बनवा लीजिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रोज़गार पंजीयन की। तो आपको रोज़गार पंजीयन करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन होता है, एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाएंगे, रोज़गार पंजीयन हो जाएगा। ये लगभग 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए, पहले से आपका ऐसा नहीं कि ये आखिरी साल ही चल रहा हो रोज़गार पंजीयन का, पता चले आगे चल के वो रोज़गार पंजीयन आपका, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब ये एक्सपायर होने लगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो एक्सपायर होने लगे। तो ऐसा कीजिए, आप लोग अगर आखिरी चल रहा है तो आप नया करवा लीजिए, इस साल का नया बनवा लीजिए, तो आपके 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। 3 साल के अंदर तो आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये सारी जानकारी थी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट थे, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं कि DEF क्या होता है, देखिए एक पोस्ट आई हुई है DEF, जो कि 4000 भर्तियाँ, इनमें से SAF और आपका
रेडियो डिपार्टमेंट। तो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, एसएएफ होता है आपका स्पेशल आर्म फोर्स, जो कि हर 2 साल में आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, बटालियन में रखा जाता है। आर्म से ये जो आर्म नेशन से जो होती है ये वहाँ पर ऑपरेट करती है जब दंगे वगैरह होते हैं, कहीं पर आपको दंगा कंट्रोल करना है या बाढ़ आ गई या कुछ इस प्रकार की चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देने का काम है, चेक पोस्ट में हो गया या फिर किसी का सिक्योरिटी नेता लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन देना है, तो जब एसएएफ का काम रहेगा दंगा वगैरह रोकने का, तो ये एसएएफ होती है स्पेशल फोर्स, जो कि अपने बटालियन में ही रहती है। और डीईएफ का मतलब होता है कि भाई वो जो आपकी जनरल ड्यूटी होती है उसी को हम डीईएफ बोलते हैं। जो जिला पुलिस होती है, जो आपके थाने थाने में अपॉइंट किए जाते हैं, उसी को हम डीईएफ कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होगा, तो वही डीईएफ है आपकी। और रेडियो डिपार्टमेंट ये होता है कि रेडियो डिपार्टमेंट में जो वायरलेस वगैरह होते हैं उसका काम होता है यहाँ का, ठीक है, वायरलेस को मेंटेन रखना, उनके सिग्नल वगैरह, उनको सारी चीज़ें, तो ये रेडियो डिपार्टमेंट होता है। ऐसे इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे कि हम बात करेंगे सीआईडी, तो सीआईडी भी स्टेट पुलिस से जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की सीआईडी होती है। फिर जीआरपी होती है जो कि रेलवे में लगती है। फिर उसके बाद आपकी साइबर पुलिस होती है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करती है वहाँ पर आपकी। तो इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।